दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ऐसे 10 फॉर्मूले की बात करूंगा जिसको यूज करके आप अपने काम को बहुत ही इजी कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं या कोई एजुकेटर हैं तो ये फॉर्मूले आपके लिए बड़े यूजफुल हो सकते हैं। चाहे वो बच्चों की अटेंडेंस कैलकुलेट करना हो या आपको ये चेक करना हो कि किस बच्चे को कितने मार्क्स देंगे, कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा बुरा है, कौन सा बच्चा मीडियम है। ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन आप इजीली चेक कर सकते हैं। जो काम आप मैन्युअली करते हैं आज उसको एक्सेल में फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं 10 फॉर्मूले ऐसे डिस्कस करूंगा जो रियली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले वो हैं कि जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, सम, एवरेज एंड इफ एरर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाउ टू यूज इफ एल्स, काउंट फंक्शन, वी लुकअप, मेल मर्ज। ये सारी चीजें दो पार्ट में है, एक है थ्योरेटिकल और एक है प्रैक्टिकल। तो इस वीडियो में मैं मेजर पोर्शन प्रैक्टिकल के थ्रू कवर करूंगा ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आए, क्योंकि एक्सेल ऐसी चीज है अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो शायद उतनी चीजें समझ में नहीं आएंगी जितनी हमें प्रैक्टिकल करके आएगी। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं उतना इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों अभी मैं इस पार्ट को छोड़ता हूँ, सीधा हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं, वहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या है और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है। तो यहाँ से मैंने एक एक्सेल शीट खोली और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेटिव होता क्या है। देखिए अ, हमारे पास देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ, बेसिकली ये सेल है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जहां भी आप क्लिक करते हैं, जिस भी सेल को क्लिक करते हैं उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है O8, ओ मीन्स ओ इज कॉलम, 8 मीन्स रो। तो ये बेसिकली किसी भी कॉलम का एड्रेस होता है, इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉलम बी है और एक कॉलम सी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया B3 मीन्स इस सेल का एड्रेस क्या है B3, इसका क्या है B4, इसका क्या है C3। तो ये बेसिकली सेल के एड्रेस है। अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं। हमने लिखा इक्वल टू, जब कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले इक्वल लिखते हैं, प्लस हमने इसको ऐड किया। तो जैसे इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इसका एडिशन हो चुका है। 5 + 2 7, 6 + 3 9। इसको हम बोलते हैं बेसिकली रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि रिलेटिवली इस डेटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो रिलेटिवली इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब क्या हुआ, इसने 9 और 12 को ऐड कर लिया, मीन्स जितना हम कॉपी करेंगे उस सेल की पोजीशन भी शिफ्ट होती जा रही है। अब मैं अगर इसको अगेन कॉपी और पेस्ट करता हूं तो अब ये क्या करेगा, 12 और 21 को ऐड कर देगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मीन्स इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मीन्स रिलेटिवली इसकी वैल्यू चेंज हो रही है जो भी सेल का रेफरेंस है। तो बेसिकली ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो रिलेटिव रेफरेंस में जब भी कोई फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो सेल के रिलेटिवली उसका डेटा चेंज होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है, जो कि मैंने आपको 3 एग्जांपल में दिखा दिया। ओके, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट क्या होता है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमने सेम लिखा है, यहाँ तक तो रिलेटिव है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो बट ये चेंज ना हो, मीन्स आपको ऐड करना है 3 + 9, 4 + 9, 5 + 9, 6 + 9। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे यूज होता है एब्सोल्यूट का, मतलब हम किसी चीज को फिक्स कर सकते हैं। जैसे मुझे, हमने किया, इसको ऐड किया,
12 हुआ। जैसे हम नीचे खींचेंगे तो रिलेटिवली इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं 4+1। ओके, बट मैं चाहता हूं कि 3+9 हो, 4+9 हो, 5+9 हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेल की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कैसे करेंगे, इसके लिए हम डॉलर साइन यूज करते हैं। यहां हमने यूज किया डॉलर साइन, सॉरी, यहाँ S3 हो गया, यहाँ पे हमने कर दिया डॉलर साइन। अब देखिए क्या हुआ, 3+9 12। अब नीचे इसको करते हैं तो आप देख सकते हैं 4+9 13, 5+9 14, 6+9 15, 7+9 16। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और ये वैल्यू फिक्स है। सेम कंडीशन में आप चाहते हो कि सिर्फ इन दोनों को ऐड करना, इस केस में क्या हुआ, हम इसको भी फिक्स कर देते हैं। हमने इसको क्या किया, इसको भी अब फिक्स कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, 3+9 खींचेंगे तो आप देख सकते हैं सब में 12 आ गया, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया। तो ये होता है हमारा अब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, तो अब देखिए, एक हो गया रिलेटिव रेफरेंस, एक हो गया अब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब्सोल्यूट रेफरेंस हम कैसे पहचानेंगे, अगर वहां पर डॉलर साइन यूज हो रहा है किसी भी सिंटेक्स में, मीन्स हम बात कर रहे हैं अब्सोल्यूट रेफरेंस की। सिंपल। अब अब्सोल्यूट एक रिलेटिव रेफरेंस होगा, जैसे हमने ये देखा, हमने ये एग्जांपल है अब्सोल्यूट रेफरेंस का, ये एग्जांपल है, सॉरी, ये एग्जांपल है रिलेटिव रेफरेंस का। यहाँ पे हो गया अब्सोल्यूट रेफरेंस, और ये कंप्लीट कह सकते हैं। अगर इसको हम डॉलर हटा दें तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस, मीन्स इसमें अब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव भी है, क्योंकि अगर हम डॉलर हटाते हैं तो S3 रिलेटिव हो जाएगा और ये हमारा अब्सोल्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारा अब्सोल्यूट में और रिलेटिव में। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सो दूसरा पॉइंट था हमारा, दूसरा फंक्शन है सम इफ एंड सम इफ्स। तो बेसिकली सम यूज होता है हमारा वैल्यू को ऐड करने के लिए, हम सम को यूज करते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, सेल रेफरेंस को भी ऐड कर सकते हैं, या किसी भी रेंज को ऐड कर सकते हैं, या तीनों की वैल्यू मिला के ऐड कर सकते हैं। मतलब उसमें वैल्यू भी होगा, सेल रेफरेंस भी होगा, रेंज भी होगा। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सम A2 मीन्स यहाँ पे इस रेंज की सारी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दूसरे रेंज की भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, ऐसे हम 255 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 1 रिक्वायर्ड है, एक नंबर तो होना ही चाहिए, अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो उसमें एक नंबर होना ही चाहिए। ओके, अब ये नंबर क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई सेल रेफरेंस या वो भी हो सकता है, कोई सेल रेंज भी हो सकता है। नंबर 2 ऑप्शनल होता है, अगर उसकी वैल्यू है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, सम हमारा ऑप्शन काम करेगा। और इसमें आप यू कैन स्पेसिफाई नियर अबाउट 255 नंबर इन दिस वे। सम इफ का मतलब होता है सम विथ ए सिंगल क्राइटेरिया, मीन्स इसमें आपको एक सिंगल क्राइटेरिया पास करना है, ऑन द बेसिस आप सम इफ काम करता है। सम इफ्स मतलब हो गया सम विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। ओके, तो अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि इजीली हम समझ सकें कि कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम कैसे कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे A3 देख सकते हैं, ये बेसिकली उस सेल का एड्रेस है। हमने प्लस किया, यहाँ भी प्लस किया, यहाँ भी प्लस किया, और यहाँ भी प्लस किया। तो ये बेसिकली इसने क्या किया, सबका ऐड कर दिया। तो जो जो आएगा सबको ऐड करता जाएगा। अगर हमें यहाँ पे ऐड करना है तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं सम, और हमने इसको सेलेक्ट किया, तो इस तरह से हमारा हमने रेंज पास किया, इसका एडिशन हो गया। ओके, एक तरीका ये हो गया।
अब हम सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा, देखिए सम, हमने इन सबको सेलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, सबको ऐड कर देगा। ओके, अगर आपको डायरेक्ट नंबर पास करना तो हमने सम किया 2, 3, ये क्या करेगा, इनको ऐड कर देगा। तो ये सारे तरीके सम यूज होता है डेटा को ऐड करने के लिए। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने ये पास किया, ये हमने 4 नंबर को ऐड किया। ओके, ये आपको आउटपुट सही देगा, बट ऐसे सम करने से हमें बचना चाहिए। अगर कोई भी डेटा आप ऐड कर रहे हैं, कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि हमेशा सम फॉर्मूले के साथ उसको ऐड कीजिए। उसका रीजन क्या है मैं दिखाता हूँ। देखिए अगर जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, देखिए हमें एरर आ गया, जबकि अगर देखा जाए तो 2 + 6 + 5 11 उसको आउटपुट देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। आप सामने देख सकते हैं एरर आ गया। ओके, अब चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ चुकी है। इस तरह के एरर को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखने के बजाय अगर हम सम फार्मूला यूज करते हैं तो ये हमें एरर नहीं आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा सॉरी सम, ओके, हमने इसको पास किया रेंज, देखिए 15 आया। अगर हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिया ए, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने सम फॉर्मूला यूज किया है। अगर हम सम फॉर्मूला यूज नहीं करते तो चीजें ऐसी नहीं होती। अगर आपने यहाँ पे कोई कॉलम डिलीट किया तो इस फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन पहले वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था। पहले हमने क्या लिखा था, चलिए उसको हम सम लिख के देखते हैं। सम, तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखना चाहिए। उसका लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो भी हमारा आर्गुमेंट पास होता है, जैसे हमने लिखा सम, तो यहाँ पे हम चाहें तो रेंज सेलेक्ट कर लें, ओके, या सम, हम A3 B3 C3 D3, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कोई भी एरर नहीं आएगा और उस एरर को हम बचा सकते हैं। अगर हमने कोई कॉलम भी डिलीट किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है हमारा सम फॉर्मूला। अब बात करते हैं सम इफ। सम इफ बेसिकली क्या होता है, ये एक कंडीशन पे काम करता है। सम इफ में दो चीजें हैं, सम इफ मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। सपोज हमें ऐड करना है इस रेंज की वैल्यू जहां पे वैल्यू 3 से ज्यादा हो, हमें ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सम इफ G3 to G11, ये हमारा रेंज हो गया। कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन लेस देन 3। तो यहाँ पर देखेंगे लेस देन 3 क्या है, 2 है, तो सिर्फ इसने 2 को ऐड किया। अगर यहीं पे मैं चेंज कर दूं 9, तो जितने भी वैल्यू 9 से कम होंगी उन सबको ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इफ। सम इफ लिखते कैसे हैं, फॉर्मूला जैसे हमने लिखा सम इफ, जैसे सम इफ करते हैं यहाँ पे देखिए लिखता है रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। तो रेंज और क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फील्ड है, सम रेंज ऑप्शनल होता है। ओके, उसका भी बताऊंगा यूज क्या है सम रेंज का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम इफ, हमने रेंज लिया, ओके, हमने कंडीशन लिखा कि भाई ग्रेटर देन 6, जितने भी है सबको ऐड कर दो। तो ग्रेटर देन 6 जो भी वैल्यू होगी सबका एडिशन हो गया। अब देते हैं 6, देखें क्या हो गया, 8889, 24 9 33, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सम इफ। जो हमारा
तीसरा पैरामीटर था सम रेंज, उसकी बात करते हैं कि वो क्या करेगा। देखिए अब होता क्या है, सम रेंज करता क्या है। वैसे तो ऑप्शनल फील्ड होता है, बट उसकी भी एक कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं G3 ग्रेटर देन 3 S3 HL। तो ये बेसिकली देखेगा कि पहले तो कंडीशन चेक करेगा कि ग्रेटर देन 3 क्या है, उसके बाद इसकी वैल्यू को वो ऐड कर देगा S3H11। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर देन 3 क्या है, 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, 5 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 3 4 हुआ, इसको देखिए ग्रेटर देन 3 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 ग्रेटर देन 3, ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, सारी वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। और सम रेंज क्या है, S3H11, मीन्स इन सारी वैल्यू को ये ऐड कर देगा। तो 2 3 5 6 10 15 21 7 28, तो यहाँ पे 28 वैल्यू आ रही है। तो ये बेसिकली सम रेंज है, मीन्स कंडीशन हमने यहाँ पे चेक की, लेकिन उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू हमें ऐड करना है। तो जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको, सिंपल सा एग्जांपल सम रेंज का। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा रेंज, ये हो गया सम रेंज। जो एक्चुअल सम होगा वो बेसिकली इसका होगा, ये हो गया। अब इसकी कुछ कंडीशन होती है कि जो रेंज होना चाहिए दोनों में सेम होना चाहिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सम इफ A2, ये हो गया A2 टू A5 ग्रेटर देन 160,000, मीन्स इससे ज्यादा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि A2 से लेके A25 में किसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। तो देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कमीशन की वैल्यू क्या है, इसमें लिखा है ना सम ऑफ द कमीशन। तो इसकी वैल्यू 14 है, 21 है, 28 है, इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 63, मीन्स इसका कंडीशन यहाँ से चेक हुई, बट एडिशन इस वैल्यू का हुआ। सेम यहाँ पे देख सकते हैं सम इफ ग्रेटर देन 60, मतलब जो भी वैल्यू इसमें ज्यादा होगी वो उनको ऐड कर देगा, तो यहाँ पे आ गया। तो ये बेसिकली हमारी कंडीशन है। तो सम, जो हमारा सम रेंज है वो बेसिकली ऑप्शनल फील्ड है। अगर आप उसको यूज करते हो तो जो भी सम रेंज में आप रेंज पास कर रहे हो उसकी वैल्यू को वो ऐड करेगा। अब बात करते हैं सम इफ की। तो सम इफ बेसिकली क्या होता है, ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज करता है। जैसे इसका सिंटेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, सम इफ सम रेंज, रेंज 1 क्राइटेरिया 1, रेंज 2 क्राइटेरिया 2। ओके, सो द रेंज टू बी सम्ड, यहाँ पे वो रेंज पास करेंगे जिसकी वैल्यू को हमें ऐड करना है। रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 की, रेंज 1 क्या है, क्राइटेरिया 1 क्या है, रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 क्या है। तो अगर दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे जो भी आपने सम रेंज पास किया है उसकी वैल्यू ऐड होगी। तो मैं आपको इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर है हमारा, हमने नंबर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम चाहते हैं इसकी वैल्यू ऐड हो ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले पे हमने लिखा है N3 से लेके N11, इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, M3, इस रेंज की वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3। और दूसरी कंडीशन क्या है, लेस देन 4। तो इसमें हम चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 3 और इसमें लेस देन 4 कौन कौन सी वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन 3 ये है, और यहाँ पे देखेंगे लेस देन 4 ये है। ओके, और यहाँ पे ग्रेटर देन 3 ये है, लेस देन 4 है। क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब जाके इसकी वैल्यू को ऐड करेगा। ओके, जैसे हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, हमने लिखा सम इफ्स, सम इफ्स हमें ऐड करना है इस रेंज में लिखी, तो ये सम रेंज होगी, ठीक है।
पहली क्राइटेरिया क्या है? पहली क्राइटेरिया रेंज ये है, इसमें हमने लिखा वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 3। ओके। और दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है? ये हमने इसमें लिखा वैल्यू शुड बी लेस देन 4। ये हमारी क्राइटेरिया है। ओके। अब पहली क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 3। इसमें हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 3 क्या क्या है। 4 है, 5 है। चलिए, इसमें पहली क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 क्या है? 4 है, 5, 6 है। इनको हमने सब सेलेक्ट किया। ये इस कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? O3 से लेके O लेवल में लेस देन 4। इसमें लेस देन 4 क्या है? ये है, ये है, दो ये हो गया, और लेस देन 4 क्या है? ये है। अब देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कंडीशन ये मैच हो रही है क्योंकि इसमें भी येलो है, यहाँ भी हमने येलो किया हुआ है। और एक कंडीशन ये है, ये है। ओके। तो ये दोनों कंडीशन अभी मैच हो रही है। हमें ऐड कैसा करना है? इस रेंज का जो हमने पास किया है, N3 से N11। तो अब यहाँ पे देखेंगे वैल्यू क्या है? 2। और यहाँ पे 7। तो 2 + 7 कितना हो गया? 9। तो ये बेसिकली हो गया सम इफ। तो ऐसे हम सम इफ का यूज करते हैं। और यहाँ पे आपने देख लिया करना, और यहाँ पे देख लिया। इस तरह से हम मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें एक और क्राइटेरिया पास किया, वो हो गया इसमें वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5। तो अब क्या होगा? इसकी क्राइटेरिया अब ग्रेटर देन 5 में देखते हैं। ग्रेटर देन 5 में क्या है? ये भी वैल्यू है, इसको हमने येलो किया। ग्रेटर देन 5 में ये भी दोनों तीनों वैल्यू आ गई। अब ऐड किया। अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ वैल्यू मैच हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, इधर इधर भी नहीं, इधर है। यहाँ पे सिर्फ एक कोरिलेशन है, और उसमें उस रेंज की वैल्यू क्या है? 2। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 2। तो ये बेसिकली हो गया सम इफ। सम इफ मल्टीपल क्रिया को जब सेटिस्फाई करेगा तभी वो काम करेगा। तो ये हो गया हमारा सम इफ। अब अगला हमारा फंक्शन है एवरेज। तो बेसिकली हम एवरेज का यूज करते हैं टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ गिवन नंबर। तो इसका जो सिंटेक्स होता है एवरेज, इसमें आपको जितने भी नंबर है पास कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट रिक्वायर्ड होता है, बाकी नंबर ऑप्शनल होते हैं। और एवरेज इफ का मतलब हो गया टू फाइंड एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। एंड एवरेज इफ्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कंडीशन एंड क्राइटेरिया, जैसा कि हमने सम इफ पे काम किया था। अब बात करते हैं एवरेज की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये 3 से 11 का एवरेज निकाला है। सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे दूसरे तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए रेंज है, इसके अलावा कोई आपके पास नंबर है तो उसका भी निकाल सकते हैं। और यहाँ भी पूरे नंबर का आप एवरेज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली वेरियस तरीका है। अगर एवरेज इफ की बात करें, और जैसे, चलिए इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने लिखा एवरेज, ये हमारा फंक्शन है। ओके। इसमें लिखा नंबर, हमने इसका सिलेक्ट किया, तो इसने क्या किया? इस रेंज का नंबर निकाल लिया। ठीक है। अब इसके अलावा हम चाहते हैं कि एक हमारा नंबर 100 है, उसको भी निकालना। तो हमने रेंज पास किया, कामा 100 किया, तो ये इसका एवरेज निकाल लेगा। मीन्स इसने 100 को भी इंक्लूड कर लिया। अब चाहते हैं कि पूरे इसका एवरेज निकालना, तो सिंपल सा है। आपने एवरेज किया, इसको सिलेक्ट किया, इसने इसका एवरेज निकाल लिया। अब हम एवरेज इफ की बात करते हैं। तो हमने लिखा एवरेज इफ रेंज, हमारा रेंज ये है, और हमने क्राइटेरिया पास कर दिया है, और ग्रेटर देन 5। मीन्स जितनी भी वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी उसका एवरेज निकाल देगा। तो यहाँ पे एवरेज आ गया 7.8। ग्रेटर देन 5 क्या क्या है? 6, 8, 8, 8, 9, 24, 30, 39, 39 by 5, दैट विल बी 7.8।
तो ये हो गया एवरेज इफ। ऐसे ही हम एवरेज इफ्स का भी यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया। तो ये तो बात हो गई हमारी एवरेज की। अब नए फॉर्मूले की बात करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत ही यूजफुल थिंग है, क्योंकि इसको यूज करके ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन पैरामीटर और फंक्शनैलिटी आप डेटा के विजुअलाइजेशन को सही कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। और मीन्स इसमें जो इसके थ्रू क्या होता है, हम डाटा को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टाइलिश बनाते हैं, विजुअलाइज बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमें कोई नंबर की सीरीज दी हुई है, आपको डुप्लीकेट नंबर फाइंड आउट करना है, तो बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि कोई डुप्लीकेट नंबर हो वो हाईलाइट हो जाए, तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं, ये हमारे पास कोई नंबर है, एक मिनट पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। क्लियर, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी डुप्लीकेट डेटा हो वो रेड हो जाए। या तो आप एक एक फाइंड करके रेड करें, या तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करें। आपको करना क्या है, डाटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट सेल रूल, इसमें देखिए लिखा है डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पे आ गया, जो भी आप कलर दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कलर दिखा सकते हैं। तो जो जो वैल्यू आपकी डुप्लीकेट होगी वहाँ वैल्यू कलर्ड हो जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। अब मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू लेस ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पर हमने 56 लिखा, क्लिक किया, तो जो भी वैल्यू 56 से ज्यादा होगी क्या होगी, वो आपकी रेड हो गई। सेम अगर आपको इक्वल टू का कंडीशन बनाना है ग्रेटर देन चेक करना है, तो इजीली आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दूसरी, अगर इसको आपको डेटा बार में रिप्रेजेंट करना है तो सिलेक्ट कीजिए, डेटा बार पर क्लिक कीजिए, जिस तरह से भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, कलर स्केल में दिखाना चाहते हैं, आपने सेलेक्ट किया, इस कलर उसमें दिखा दीजिए। ये तो सो सारी चीज अगर आइकन दिखाना है तो जो भी आइकन आप सिलेक्ट करेंगे डाटा उस आइकन में आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डाटा को इस आइकन में रिप्रेजेंट किया है। तो ये बेसिकली लोअर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये हायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम मीडियन की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर इसका आप मीडियन निकालोगे तो हो सकता है नियर अबाउट 34 के आसपास आएगा। तो जितने भी 34 से वैल्यू कम है उसको डाउन साइड दिखा रहा है, और जितनी वैल्यू उसकी ज्यादा है उसको अप साइड दिखा रहा है। तो ये बेसिकली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होता है, ये बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अपना रूल बनाना चाहें तो आप बना के इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जो अगला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हमारा है इफ एल्स की। देखिए इफ एल्स बेसिकली होता क्या है कि इफ एल्स हमेशा हम कंडीशन पे यूज करते हैं, कि जैसे अगर इफ ये होगा तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा या ये होगा। मीन्स अगर किसी का नाम राम है तो हमें श्याम लिखना, अदरवाइज सीता लिखना। तो यहाँ पे हम इफ की बात कर रहे हैं, और इफ एल्स बहुत ही ज्यादा यूज होता है आपकी डेली लाइफ में। तो बात करते हैं, देखिए इफ का जो सिंटेक्स है वो है यूजिंग इफ समथिंग इज ट्रू देन डू समथिंग, अदरवाइज डू समथिंग एल्स। ओके, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये सिंटेक्स के। अब बात करते हैं, हम लोग सीधे प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें पता चलेगा। तो सीट ओपन करते हैं, हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ सेट ऑफ डेटा ले रखा है। ओके, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है। हमारी पहली कंडीशन है, हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे प्रदीप है तो प्रिंट नेम प्रदीप कुमार यादव आए।
अदरवाइज नो नेम आए। तो हम लिखेंगे कैसे फॉर्मूला? देखिए यहाँ पे इफ लिखा हमने, लॉजिकल टेस्ट क्या है? इक्वल टू प्रदीप। ओके, अगर ये प्रदीप है तो हमें प्रिंट क्या करवाना है? पीके या तो। ओके, अदरवाइज तो क्या प्रिंट करेगा? नो नेम। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं। इसको हम नीचे जहां जहां उसे प्रदीप मिलेगा वहां वो पीके यादव कर देगा, बाकी जगह नो नेम, क्योंकि कंडीशन सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तो हो गया इफ एल्स का यूज। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ की। मींस एक इफ के अंदर एक और इफ। मींस हम मल्टीपल कंडीशन को कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन लगा रखी है कि अगर अटेंडेंस ग्रेटर देन 75 है या लेस देन 75 है तो बच्चा डिटेन होगा, अदरवाइज नो डिटेन हो गया। तो जहां जहां भी अटेंडेंस 75 से नीचे है, आप देख सकते हैं डिटेन हो गया, यहाँ पे ऊपर नो डिटेन हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी कंडीशन क्या है कि अगर बच्चे की अटेंडेंस 90% से ज्यादा है तो उसको 5 मार्क्स मिले, 80% 85 से ज्यादा है तो 4 मार्क्स मिले, और 80 से ज्यादा तो 3 मार्क्स मिले। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल कंडीशन है। तो इस केस में हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे इफ। ओके, पहली हमारी कंडीशन क्या है? अटेंडेंस ग्रेटर देन 90, तो हमें कितना नंबर देना है? 5। ओके, हमने 5 लिखा। अभी हम क्लोज नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे दूसरी कंडीशन, इफ D2 ग्रेटर देन 85, तो बच्चे को कितना नंबर देना है? 4। ओके, अब हम तीसरी कंडीशन लिखेंगे, इफ ग्रेटर देन 80, तो बच्चे को नंबर कितना देना है? 3। ओके, थ्री। ओके, अदरवाइज हमें क्या देना है? 0। हमने यहाँ पास कर दिया 0। अब देखिए जहां जहां कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां पे नंबर उसके क्रॉसपॉन्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कंडीशन 80 से ज्यादा तक थी, बाकी जगह नीचे आ गया। तो ये हो गया इफ एल्स, ये हो गया नेस्टेड इफ, यहाँ पर हमने लगा लिया। अब इफ में एंड और नॉट भी कर सकते हैं। मीन्स हम दो चीजों को चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे मान लीजिए चेक करना है कि अगर बच्चा नो डिटेन है, अगर इसकी मार्क्स 0 से ज्यादा है तो मतलब बच्चा वो गुड स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ एंड E2 इक्वल टू नो डिटेन, एंड दूसरी कंडीशन है ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बच्चा गुड स्टूडेंट है, अदरवाइज वो बैड स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो डिटेन भी है और इसके मार्क्स 0 से ज्यादा है, इसलिए गुड स्टूडेंट आ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं बच्चा नो डिटेन है, कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे फॉर्मूले में कुछ इश्यू होगा। सॉरी, E7 यहाँ पे चेक करते हैं, नो डिटेंड एंड अटेंडेंस शुड बी ग्रेटर देन 0, गुड स्टूडेंट, अदरवाइज बेस्ट स्टूडेंट। ओके, लेट मी चेक। यहाँ पे हमने कर दिया इट्स, सॉरी, इफ
greater than D2 greater than 75, give 1 mark, otherwise 75, यहाँ पे लिखते हैं 70। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी उसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे आउटपुट आपका आ जाएगा। तो इस तरह से एंड और नॉट भी हम यूज कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये होगी आपकी इफ एल्स नेस्टेड इफ। और अब जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है हमारा काउंट फंक्शन। तो बेसिकली काउंट का मतलब होता है कि बेसिकली जो भी हमारा सेल रेंज है उसमें नंबर को काउंट करना, टेक्स्ट को काउंट करना, उसके लिए हम काउंट का यूज करते हैं। तो जो बेसिकली हमारा काउंट फंक्शन है वो सिर्फ नंबर पे काम करता है। अगर हम काउंट ए की बात करें तो ये उस रेंज में जो भी वैल्यू आएगी, नंबर चाहे लेटर, सबको काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक सिर्फ काउंट ब्लैंक सेल की काउंट करता है। और काउंट इफ है वो काम करता है बेसिकली एक सिंगल कंडीशन के साथ। अगर हम काउंट इफ्स की बात करें तो वो काम करता है मल्टीपल क्राइटेरिया और कंडीशन के साथ। तो बात करते हैं काउंट की। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है काउंट, काउंट D2 to D11, तो इसने जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है, जितने भी नंबर है, उसको काउंट किया। जैसे हम काउंट ए लिखते हैं तो इसने क्या किया, इस टेक्स्ट को भी काउंट कर लिया। काउंट ब्लैंक क्या होता है, इस पर्टिकुलर रेंज में जितनी भी ब्लैंक सेल होगी उसको काउंट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज में सिर्फ एक ही ब्लैंक सेल है, क्योंकि हमने जो रेंज पास की है यहाँ पे वो D2 से लेकर D11 तक पास की हुई है। D2 से लेकर D11 पास की है। काउंट इफ की बात करें तो ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कंडीशन ये काम करता है। हमने यहाँ पे काउंट लिखा, रेंज लिखा, हमें उन वैल्यू को काउंट करना है जिसकी वैल्यू 75 से ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा काउंट इफ रेंज वन दिस, ठीक है। और कंडीशन क्या है, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 80। ओके, हमने बस सॉरी, ये हमारा रेंज हो गया। यहाँ पे हो गई वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 80। तो जो भी वैल्यू 80 से ज्यादा होगी उसको ये काउंट कर देगा। तो इस रेंज में देखते हैं एक वैल्यू ये है, दो दो वैल्यू ज्यादा है तो दो काउंट कर दिया। काउंट इफ्स बेसिकली क्या करता है, ये मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। हमें उन वैल्यू को काउंट करना है जिसकी वैल्यू 75 से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने लिखा काउंट इफ्स, हमारा ये हो गया रेंज। और पहली क्राइटेरिया हमने किया ग्रेटर देन 75 और दूसरी क्राइटेरिया पास कर दिया लेस देन 100। ओके, तो जो भी इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा हमें काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 75 से ज्यादा एक, दो है, और सबसे कम दो है। तो यहाँ पे आउटपुट, सॉरी, क्राइटेरिया रेंज विल बी सेम। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं सेम। ओके,
greater than 75, range will be same, 1, तो that will be 3। तो इस तरह से हम काउंट इफ का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया, काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, काउंट ये नंबर और टेक्स्ट को दोनों को काउंट करेगा, ये ब्लैंक सेल को काउंट करता है, काउंट ऑफ काउंट प्लस सिंगल कंडीशन, ये काउंट प्लस मल्टीपल कंडीशन। तो ये होगा हमारा काउंट के बारे में। तो ये सारी चीजें आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज होती हैं। अगर आपको काउंट करना है किसी बच्चे की अटेंडेंस की, पूरे मंथ में उसकी अटेंडेंस कितनी रही, तो बाय यूजिंग काउंट आप इजीली काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने नए फंक्शन VLOOKUP के बारे में। देखिए, अगर आपको VLOOKUP आता है तो बहुत सारे मेजर वर्क एक्सेल में आप विद इन मिनट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जनरली लोग VLOOKUP के बारे में जरूर आपसे पूछते हैं, क्योंकि जो VLOOKUP का यूज है वो बहुत ही ज्यादा यूज है। क्योंकि कोई डाटा आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको मास्टर टेबल से चाइल्ड टेबल में डेटा को फेच करना है, तो हर जगह VLOOKUP यूज होता है। VLOOKUP में V का मतलब वर्टिकल होता है। अगर इसके हम सिंटेक्स की बात करें, तो यहाँ पे सिंटेक्स दे सकते हैं, VLOOKUP लुकअप वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें डेटा चाहिए होता है। टेबल एरे मीन्स हमें जहां से डेटा चाहिए। कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम की डेटा को हमें जरूरत है। और रेंज लुकअप ये ऑप्शनल होता है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट जनरली इसकी वैल्यू हम G0 प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये मास्टर टेबल है। यहाँ पे आ, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आप देख सकते हैं कैंडिडेट आई, कैंडिडेट नेम, प्रिंट नेम, अटेंडेंस स्टेटस। ओके। और एक हमारा सीट है चाइल्ड टेबल, जहाँ पे हमें इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैंडिडेट नेम चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 10111 लिखा है, 118 लिखा है। और मास्टर टेबल में देखेंगे तो 11112 है। हमें इसके करस्पॉन्डिंग आपको डेटा चाहिए कि इसके करस्पॉन्डिंग कैंडिडेट नेम क्या है। अब देखिए, दो तरीके हैं। या तो हम वन बाय वन कॉपी पेस्ट करें, इस तरीके से कर सकते हैं। या तो कोई ऐसा मेथड हो जाए जिससे विद इन सेकेंड हो जाए। 10 डेटा है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर यही अगर डेटा 10,000 होता या 1,000 होता, तो आपके लिए करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉपी पेस्ट आप कर नहीं सकते हैं, सीरीज दोनों की चेंज है। तो यहाँ पे यूज होता है VLOOKUP का। अब कैसे करते हैं, हमें डेटा चाहिए, हमने यहाँ पे लिखा VLOOKUP। जैसे VLOOKUP लिखते हैं, पहला आ रहा है लुकअप वैल्यू, हमें इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेटा चाहिए। यहाँ आ गया टेबल एरे। तो हमारा टेबल एरे क्या है, ये हमारा टेबल एरे है जो हमें डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए, कैंडिडेट नेम। ये कॉलम इंडेक्स क्या है हमारा, 2। यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे दिया 0। तो आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेटा होगा, सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि 119 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा हमें वहां पे नहीं मिल रहा है। अब इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो एक हमारा फंक्शन होता है जो हम आगे पढ़ते हैं, होता है इफ एरर। हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ एरर। ओके। अगर इसमें एरर आता है तो हमें क्या शो करना है, डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। ओके। अब देखिए क्या होगा, इसको हम करते हैं, यहाँ पर आ गया डेटा नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू चाहिए, सेम हमें क्या करना है, VLOOKUP, ये हमारी लुकअप की वैल्यू होगी। और टेबल हमारा ये हो गया, सारा डेटा हमने सेलेक्ट किया। हमें चाहिए कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पे हमने 0 किया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रिंट नेम, और यहाँ आ जाएगा नॉट फाउंड। ओके। यहाँ भी इफ एरर लगा जाएंगे तो हमें नॉट फाउंड लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से हम VLOOKUP का यूज करते हैं। तो हमने VLOOKUP देख लिया, एफ एरर भी देख लिया कि हम कैसे। एफ एरर बेसिकली क्या होता है, एरर को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। हाँ,
जैसे आपने वीलुकअप के एग्जांपल में देखा, वहां पे रेफरेंस लिख के आ रहा था। जैसे हमने इफ एरर यूज किया, जो भी हम वैल्यू देते हैं वो वही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर कोई एरर नहीं है तो वैल्यू आपको जो एक्चुअल है वो दिखाएगा। अगर कोई एरर है तो जो भी आप कस्टम मैसेज डालेंगे वो मैसेज वो रिप्रेजेंट करेगा। अब जो लास्ट वन फॉर्मूला है या फंक्शन कह सकते हैं, वो है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो जनरली मेल मर्ज का हम यूज जनरली लेटर को जनरेट करने में करते हैं। मान लीजिए आपके पास रेसिपेंट 1000 है, अगर आपको 1000 लेटर भेजना है तो ये शायद आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है 1000 लेटर टाइप करना भेजना। ओके, इसमें हमारा क्या होता है, मेल मर्ज का यूज होता है। अब होता क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चे का एक लेटर है और हमारे पास 1000 बच्चे हैं जिनको ये लेटर हमें भेजना है। ओके, और हमारा जो डेटा है वो बेसिकली एक एक्सेल शीट में हमने स्टोर कर रखा है। तो 1000 लेटर हम विद इन सेकंड कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसका सिंपल तरीका है, हम इसको मेल मर्ज यूज करेंगे। मेल मर्ज यूज कैसे होता है, हमने मेल किया, स्टार मेल मर्ज, अब स्टार्ट बाय स्टेप गए, यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट कर दिया, यहाँ हमने ब्राउज किया। जिस भी एक्सेल फाइल से आपको डेटा फेच करना है, जैसे मुझे यहाँ से फेच करना है और मेरा डेटा किस में है, इफ एल्स में है। ओके, जैसे हमने किया, ओके करने पे जितने भी उसमें कॉलम होंगे, यहाँ पे कॉलम की लिस्ट आ जाती है। जैसे हमें यहाँ पे दिखाना है योर व्हाट, यहाँ पे मान लीजिए कैंडिडेट नेम आया, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहाँ पे कैंडिडेट की आईडी दिखा दी, अटेंडेंस में हमने दिखा दिया बच्चे का अटेंडेंस कितनी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे अटेंडेंस और यहाँ पे अटेंडेंस के मार्क्स। अब हमने फिनिश किया मेल मर्ज। ओके, अब आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लेटर जनरेट हो चुके हैं। तो ये होता है मेल मर्ज। इस तरह से आप 1000 लेटर, 10,000 लेटर विद इन सेकेंड जनरेट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जो चीजें नहीं आई हैं, वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए दोबारा बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।